मिडिल ईस्ट में एक ऐसी आग लगी है जिसकी लपटें अब पूरी दुनिया तक पहुंच रही हैं। और ये सिर्फ कोई रीजनल टेंशन नहीं है, नहीं, ये एक ऐसा टकराव है जो ग्लोबल पावर बैलेंस, इकोनॉमी और सच कहूं तो हम सबकी सुरक्षा की बुनियाद को हिला के रख रहा है। तो चलिए आज इसी पूरी तस्वीर को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। ये शब्द मेरे नहीं हैं, बल्कि अटलांटिक काउंसिल के हैं, जो कि दुनिया का एक बहुत ही रिस्पेक्टेड ग्लोबल अफेयर्स थिंक टैंक है। और वो साफ साफ कह रहे हैं कि ये कहानी अब सिर्फ मिडिल ईस्ट तक ही सीमित नहीं है। इसके झटके, इसके नतीजे पूरी दुनिया में महसूस किए जा रहे हैं। और इसीलिए ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिर हम इस खतरनाक मोड़ तक पहुंचे तो पहुंचे कैसे। जरा इस मैप को देखिए, एक नज़र में ही साफ हो जाता है कि ये लड़ाई अब किसी एक सरहद पर नहीं रुकी है, ये पूरे पूरे रीजन में फैल चुकी है। अमेरिका, इजराइल, ईरान और उसके प्रॉक्सीज, मतलब वो ग्रुप्स जो ईरान के इशारों पर काम करते हैं, ये सब एक के बाद एक हमले और जवाबी हमलों के एक खतरनाक चक्कर में फंस गए हैं। तो चलिए बात करते हैं एक नए मिडिल ईस्ट वॉर की। और जो बात इस जंग को पिछले सभी झगड़ों से बिल्कुल अलग बनाती है, वो कुछ ऐसा है जो इतिहास में पहले कभी देखा ही नहीं गया। ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है। देखिए, अमेरिका हमेशा से इजराइल का बड़ा सपोर्टर रहा है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि दोनों देशों की सेनाएं एक साथ जमीन पर डे टू डे ऑपरेशंस में सीधे मिलकर काम कर रही हैं। सोचिए, इंटेलिजेंस शेयरिंग से लेकर सीधे हमलों तक सब कुछ मिलकर हो रहा है। और इसी पार्टनरशिप ने इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का रुख ही बदल कर रख दिया है। और जैसे ही ये हुआ, इसका असर फौरन दिखने लगा। आग की लपटें सीधे लेबनान तक जा पहुंची और एक और बड़ा प्लेयर, हिजबुल्लाह, सीधे सीधे इस जंग में कूद पड़ा। और इस जंग के फैलने की जो इंसानी कीमत चुकानी पड़ी है, वो सच में दिल दहला देने वाली है। 6 लाख लोग, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 6 लाख कहानियां हैं। पूरे के पूरे शहर खाली हो गए, परिवार उजड़ गए और न जाने कितने भविष्य तबाह हो गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें इजरायली चेतावनियों के बाद अपने घर छोड़ने पड़े। तो सवाल ये है कि आखिर ये दोनों चाहते क्या हैं? देखिए, इजराइल के लिए ये एक मौका है। ईरान और उसके साथियों को कमज़ोर करो और मिडल ईस्ट की अकेली सुपर पावर बन जाओ। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह है, जो अपनी पिछली हार का बदला लेना चाहता है और साउथ लेबनान में अपना कंट्रोल वापस पाना चाहता है। अब जाहिर है दोनों के मकसद एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे हैं और इसीलिए कोई समझौता नामुमकिन सा लगता है और लड़ाई बस बढ़ती ही जा रही है। अब जैसा कि मैंने कहा, ये आग सिर्फ मिडल ईस्ट तक ही नहीं रुकी है। दुनिया के बड़े बड़े देश अब अपनी अपनी तरफ से पक्ष ले रहे हैं और उनको इस पे रिएक्ट करना पड़ रहा है। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है जितनी लगती है। तो देखिए, इंटरनेशनल रिएक्शन कितना बिखरा हुआ है। एक तरफ चीन है, जिसके रीजन में इतने बड़े इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, लेकिन वो दुविधा में फंसा है, कुछ बोल नहीं रहा। फिर रूस है, जो खुद यूक्रेन की जंग में उलझा हुआ है, वो ईरान का एक अनरिलायबल पार्टनर साबित हो रहा है। यूरोपियन यूनियन तो पूरी तरह से बटा हुआ है। कुछ देश अमेरिका के साथ हैं, तो कुछ इंटरनेशनल लॉ की बात कर रहे हैं। और फिर आपको अर्जेंटीना जैसे देश मिलेंगे जो खुलकर अमेरिका इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो वहीं स्पेन जैसे देश इसके बिल्कुल खिलाफ खड़े हैं। ये ग्लोबल चेसबोर्ड बन गया है, जहां हर एक चाल के बहुत गहरे मतलब हैं। और इस पूरी जियोपॉलिटिकल उथल-पुथल का एक ऐसा असर है जिसे हम सब महसूस कर रहे हैं या करने वाले हैं, और वो है ग्लोबल इकोनॉमी पर और खास तौर पर तेल की सप्लाई पर। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी IEA, ये दुनिया की सबसे बड़ी एनर्जी पर नजर रखने वाली संस्था है। और जब वो कुछ कहते हैं तो दुनिया सुनती है। और IEA का कहना है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट के ब्लॉक होने से तेल बाजारों के इतिहास का सबसे बड़ा सप्लाई संकट खड़ा हो गया है। जी हां, ये 1973 के ऑयल क्राइसिस या यूक्रेन वॉर से भी बड़ा है। और इस संकट से निपटने के लिए IEA को अपने इतिहास का सबसे बड़ा इमरजेंसी ऑयल रिलीज करना पड़ा है, 40 करोड़ बैरल कच्चा तेल। लेकिन इसका असर सिर्फ पेट्रोल के दाम पर नहीं पड़ने वाला। इससे महंगाई बढ़ेगी, शिपिंग के खर्चे आसमान छू जाएंगे और पूरी ग्लोबल इकोनॉमी मंदी की तरफ जा सकती है। अब ये जो 40 करोड़ बैरल का नंबर है ना, इसे जरा कॉन्टेक्स्ट में रखते हैं। 1991 में खाड़ी युद्ध के दौरान सिर्फ 25 लाख बैरल रोज रिलीज हुए थे। 2005 में हरिकेन कटरीना के बाद 6 करोड़ बैरल। 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद 18 करोड़ बैरल से थोड़ा ज्यादा। और आज 40 करोड़ बैरल। ये नंबर पिछले सारे संकटों को बहुत बहुत छोटा बना देता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कितने बड़े संकट की बात कर रहे हैं। तो आज जब हम ईरान और इजराइल के बारे में सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही तस्वीर आती है, कट्टर दुश्मनों की। लेकिन
एक मिनट रुकिए, क्या हमेशा से ऐसा ही था? इसका जवाब शायद आपको चौंका दे और इस पूरी लड़ाई को देखने का आपका नजरिया ही बदल दे। तो चलिए अब इतिहास के कुछ ऐसे पन्ने पलटते हैं जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। एक ऐसे गठबंधन की कहानी जिसका साया आज भी मंडरा रहा है। यकीन करना शायद मुश्किल हो, लेकिन एक वक्त था जब इजराइल और ईरान सीक्रेट दोस्त हुआ करते थे। उनकी दोस्ती किसी आइडियोलॉजी पर नहीं, बल्कि बिल्कुल प्रैक्टिकल जियोपॉलिटिकल ज़रूरतों पर टिकी थी। दोनों ही अपने आसपास के अरब देशों को कॉमन दुश्मन मानते थे, और बस वही पुरानी कहावत दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इसी सोच ने उन्हें एक सीक्रेट गठबंधन में बांध रखा था। तो यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि इनकी दुश्मनी 1979 की ईरानी क्रांति से शुरू नहीं हुई। असल में 80s में भी जब ईरान खुलेआम इजराइल के खिलाफ बयानबाजी कर रहा था, तब भी पर्दे के पीछे इजराइल ईरान को सपोर्ट कर रहा था। असली टर्निंग पॉइंट आया 1991 के बाद। सोवियत यूनियन खत्म हो गया, सद्दाम हुसैन का इराक हार गया और अचानक इन दोनों के जो कॉमन दुश्मन थे वो सीन से गायब हो गए। इससे मिडिल ईस्ट में एक पावर वैक्यूम बना, एक खाली जगह, और इस जगह को भरने के लिए इजराइल और ईरान सीधे एक दूसरे के सामने आ गए। अब ये लड़ाई आइडियोलॉजी की नहीं रही, अब ये लड़ाई थी कि इस रीजन का असली बॉस कौन बनेगा। तो इतिहास हमें एक चीज तो साफ साफ सिखाता है, इस रीजन में ना तो कोई परमानेंट दोस्त है और ना ही कोई परमानेंट दुश्मन। सब कुछ जरूरत और ताकत की खेल पर टिका है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस इतिहास में सीक्रेट डील्स भी हुई हैं और खुली जंग भी, क्या उसी इतिहास में इस तबाही से बाहर निकलने का कोई रास्ता छिपा है? क्या बदलती हुई जरूरतें इन दुश्मनों को फिर से टेबल पर ला सकती हैं, या फिर ये दोनों एक ऐसे चक्र में फंस चुके हैं जो तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कोई एक पूरी तरह से तबाह ना हो जाए?